थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूं। तो हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक सिंपल सा अगर हम रिएक्शन लेते हैं, ए से प्रोडक्ट, और हमें बताया है रेट इज, हमें दिया हुआ है रेट इज के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। तो बेटा हमने इसका लास्ट क्लास में निकाल लिया था, याद होगा आपको। तो हमने पहले क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे लिखा। मान लो इसका कंसेंट्रेशन C0 है और t इज इक्वल टू टाइम t पे इसका कंसेंट्रेशन घटा और हो गया C0 माइनस एक्स। इसका कंसेंट्रेशन घटा और सोनू सब इजी है, चिंता मत करिए। तो C0 से C0 माइनस एक्स आया, जिसको हम लोग CT भी लिखते हैं बेटा, और x जो है वो है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन टाइम t। तो टाइम t में कितना कंसेंट्रेशन ए का घटा बेटा, वो आपका x है। तो हमने जो इक्वेशन देखा था, जल्दी से बताओ क्या इक्वेशन आया था, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यहां पर आपने देखा था, और इसी को लिखते हैं माइनस dc बाई dt। तो हमारे पास जो आया था, किसी भी टाइम t पे कंसंट्रेशन लिखोगे तो वो होगा C0 माइनस KT। जल्दी से बोलो बेटा, यही आया था कि नहीं, जल्दी से बोलिए, यही आया था कि नहीं। CT इज इक्वल टू C0 माइनस KT, ये आया था। और अगर हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन लिखना चाहें तो x विल बी इक्वल टू KT, x विल बी इक्वल टू KT। बोलिए, यहां तक हमने कर रखा था बेटा लास्ट क्लास में, जल्दी से बताओ प्लीज। तो अब ये याद रखना जरूरी है। अगर आप ये याद रखते हो तो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे बेटा। अगर आप ये याद रखते हो तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे, और नहीं याद रखोगे तब दिक्कत होगा। अच्छा, हम लोग अब इसमें ग्राफ की बात कर रहे थे बेटा। किसकी बात कर रहे थे? ग्राफ की। जल्दी से बताओ, हमने शायद एक ग्राफ बनाया भी था, एक ग्राफ हमने बनाया भी था। तो इसमें जो पहला ग्राफ हम लोग देख रहे थे वो था CT वर्सेस टाइम का ग्राफ। दूसरा है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तीसरा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। जल्दी से बनाने की कोशिश करिए सब लोग, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से ग्राफ बनाने की कोशिश करें, और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि y और x में रिलेशन चाहिए होता है। बस अगर हमें बेटा कोई भी ग्राफ बनाना है तो बस हमें y और x में रिलेशन निकालना है। तो ये सब ग्राफ जो आप बना रहे हो, ये किसके लिए बना रहे हो? जीरो ऑर्डर के लिए। यानी जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हें दो इक्वेशंस दिमाग में रखने हैं। कौन से दो इक्वेशन? एक है तुम्हारा CT इज इक्वल टू C0 माइनस KT, और दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू KT। अब जरा सा आप देखें, और तीसरा इक्वेशन आपको पता है रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। तो अब जरा सा देखते हैं पहला वाला ग्राफ बेटा, CT और टाइम का ग्राफ। तो CT और टाइम का ग्राफ देखोगे तो CT हो गया y इज इक्वल टू, लिखेंगे तो आएगा C0 माइनस KT, यानी ये हो जाएगा C0 माइनस KX, यानी x टाइम x हो गया बेटा। तो y इज इक्वल टू C0 माइनस KX, मतलब ये इंटरसेप्ट हो गया। तो C0 यहां पे इंटरसेप्ट आ जाएगा, कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगा, और ये जो इसका स्लोप होगा
वो होगा किसके बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर। और ये वाला जो टाइम होगा वो होगा टी 100%, मतलब इस टाइम में बेटा 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इस टाइम में 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्या इसमें कोई डाउट है, जल्दी से बताइए, क्या इसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा जल्दी से। अब दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करें बाकी लोग, बाकी लोग दूसरे ग्राफ को बनाने की कोशिश करें। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सेकंड वाले ग्राफ को ट्राई करो बेटा प्लीज, सेकंड वाले ग्राफ को ट्राई करिए प्लीज सब लोग। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। अब देखो सेकंड वाले में y रेट है, तो y को लिखा हमने रेट, और रेट को हम लिखते हैं k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ a की पावर 0, ये k के ही बराबर है। और आपको पता है ये k जो है ये केवल डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर, तो ये एक कांस्टेंट है। तो आप बताइए y इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ये कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें जो इंटरसेप्ट होगा वो k के बराबर होगा, जो इंटरसेप्ट होगा वो k के बराबर होगा। पीयूष थोड़ा देख के बताया करिए क्या बोल रहे हैं, लॉग का ग्राफ आएगा, कहां से लॉग का ग्राफ आएगा? y और x में रिलेशन देखते हैं बेटा, यहां y कांस्टेंट आ रहा है, y कांस्टेंट आ रहा है, तो कौन सा रिलेशन हुआ, y कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, y हमेशा एक ही वैल्यू रहेगा। अब बताओ थर्ड वाले में बनाने की जरूरत है क्या, थर्ड वाले में बनाने की जरूरत है क्या? भैया जीरो ऑर्डर के लिए रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आप बोल सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रेट इज कांस्टेंट। तो ये भी बेटा ऐसा ही आएगा, और ये भी इंटरसेप्ट के होगा। कितने लोगों ने तीनों सही बनाया था? कितने लोगों ने तीनों सही बनाया था, जल्दी से बता दीजिए। पीयूष ढूंढ लेना बेटा, काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में थोड़ा एंड में है ये पार्ट, शुरुआत में वहां पे ऑर्डर निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बढ़े आगे क्या बेटा, जल्दी से बताइए, बढ़े आगे। हाँ बेटा तीसरा तो अपने से ही बन जाएगा, सही बात है। कोई नहीं आरजू, समझ में आया ना बेटा गलती कहां हो रही है? जो भी गलती भी मतलब आपने सोचा नहीं होगा, बस गलती भी नहीं बोलूंगा, आपने उसको सोचा नहीं होगा, तो सोचना चालू करेंगे अब, इस तरीके से सोचेंगे अब, ठीक है बेटा। बढ़े आगे, अरे बोलो बढ़े आगे क्या? और मैं बता रहा हूं मेरी क्लास में केवल मेरी बातों को सुनते रहना, मैं आपको 100% 100% ये बता रहा हूं कि जो आपको क्लास में बताऊंगा उसी से सारे क्वेश्चंस बनने हैं। देख लेना कि कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तुम्हारे कॉपी में या तुम्हारी क्लास में जितनी चीजें डिस्कस हुई हैं उन्हीं से मिलकर के सारा प्रश्न आएगा, उससे बाहर का कुछ भी नहीं आना। तो जस्ट अपना फोकस यहां रखो, समझे क्या? नहीं तो बहुत बार यही होता है बेटा, देखो समझो,
मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं कि हम बहुत बार जो है बहुत मेहनत करते हैं, मतलब अपने से बियॉन्ड भी मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स अपने में मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता और हम डिसहार्टन हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार हमने तो पूरा मेहनत किया, हमने तो अपना 100% देने की कोशिश करी, लेकिन हमारा जो रिजल्ट था वो हमें नहीं मिला। तो बता सकते हो इसमें सबसे बड़ा गलती कहां पे हो रहा है? क्या ये वो व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि मैंने बहुत मेहनत किया और सही में किया उसने, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो गलत नहीं है, वो सही है, ये पूरा भाग्य का खेल है, लक है, ऐसा बोलोगे क्या? या गलती है किसी की? बताइए। तो मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उस इंसान की गलती है। क्या गलती है अब समझो। मेहनत करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप समझो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने के लिए दिशा होनी चाहिए। अब मुझे करना है आईआईटी और मैं मेहनत कर रहा हूं जिम में, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट बहुत बार इस वजह से नहीं आता है बेटा कि आप अपनी मेहनत को तो जानते हो, लेकिन उस मेहनत से मिलने वाली चीज को नहीं जानते, और आप दूसरे चीज को सोच करके मेहनत कहीं और कर रहे हो। तो आप ये पहले अलाइन करो कि मुझे आईआईटी जेई का एग्जाम देना है या मुझे कोई एग्जाम देना है, जेई मेंस देना है, तो जेई मेंस में हमें अच्छा नंबर लाना है, वहां पर मेरे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे बड़ा जो टाइम जाना चाहिए ना बेटा, वो क्वेश्चंस करने में जाना चाहिए। तो क्वेश्चंस करिए, क्लास में चीजों को जस्ट सुनो, क्वेश्चंस कर करके सीखने की कोशिश करो। और जिस दिन बेटा देखो अचानक परिणाम नहीं मिलता, और परिणाम इतनी जल्दी क्यों है विवेक बेटा? इतनी बड़ी जिंदगी दी है भगवान ने, भगवान तुम्हें और अच्छा परिणाम देना चाहता है, लेकिन तुम एक ही लड्डू बना हुआ है, वही लड्डू लेके निकल जाना चाहते हो सकता है भगवान तुम्हें मिठाई की दुकान देना चाहता है, लेकिन तुम एक डब्बे मिठाई से ही संतुष्ट होना चाहते हो। तो ये सोच नहीं रखना है आपको यार कि मेरे को परिणाम नहीं मिल रहा, परिणाम मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये सोच ही आपको आगे बढ़ा रहा है कि भाई मैं इतना अगर अपने लिए कॉन्शियस हो गया, हर व्यक्ति पृथ्वी पे अपने लिए कॉन्शियस हो जाए बेटा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, तो तुम ही बताओ यार पूरी पृथ्वी कितनी मजेदार हो जाएगी रहने के लिए। आप सोचो, दिक्कत यही है कि हर व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं है और वो अपने साथ दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहा है। तो परिणाम मत ढूंढो, धीरे 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 वो परिणाम ऐड होकर के हो सकता है बड़ा परिणाम मिले, बड़ा अच्छा मिले आपको रिजल्ट। कोई बात नहीं वरदान, फोकस तो जरूरी है ही बेटा, फोकस तो मैं उसमें तो मैं क्या ही बोलूं कि फोकस तो होना ही चाहिए। आदमी को अपना सबसे ज्यादा समय इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, और समय इंपॉर्टेंट रखना चाहिए मतलब आप समय को वेस्ट ना करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाइए एक्स वर्सेस टाइम का बेटा, जल्दी से ग्राफ बनाओ एक्स वर्सेस टाइम का। कोई बात नहीं वरदान, जल्दी से बनाइए। तो अब बताइए, यहां पर भी y और x में रिलेशन लेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए हम जानते हैं x इज इक्वल टू के टी होता है, तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू के टी से हम देखें तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए जिसका स्लोप होगा रेट कांस्टेंट के बराबर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये बराबर होगा tan थीटा। कोई डाउट इसमें बेटा? भाई लास्ट क्लास का पीपीटी नहीं मिला है क्या? मिला होगा भाई, ऐसा थोड़ी होगा, लास्ट क्लास का पीपीटी मिला होगा। सबको नहीं मिला है क्या बेटा?
चलो मैं एक बार लास्ट क्लास की पीपीटी के लिए बात कर लूंगा। अच्छा टेलीग्राम पे मिल गया, टेलीग्राम पे मिला, टेलीग्राम पे चेक कर लेना बेटा एक बार, एक बार टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग आकांक्षा बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो हमने देखा, देखो अब जल्दी जल्दी से जीरो ऑर्डर में देखो क्या देखा हमने। जीरो ऑर्डर में सबसे सिंपल रिएक्शन देखा, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब हमने लिखा, इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ और इसको बोलेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। तो जब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट लॉ देखा, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मैंने बोला ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनको दिमाग में रखिए। फिर इन दोनों इक्वेशंस और रेट वाले इक्वेशन का यूज करके हमने अभी तक ग्राफ बनाया। इतना हमने देखा बेटा, इतना हमने अभी तक देखा। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के, जो आपको ध्यान में रखना है। और इन चीजों को अगर दिमाग में रखोगे तो देखोगे क्वेश्चंस करना बड़ा ही आसान होगा। तो सबसे पहला चीज अगर मैं इसमें बताऊं तो अब लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहला आपने देख रखा है, रेट जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कांस्टेंट रहता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, ये तो देख ही लिया हमने। और जो रेट आता है वो किसके बराबर आता है? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। अब ये सब पॉइंट्स आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। तो जितने पॉइंट्स अब मैं बताता जा रहा हूं ये तो दिमाग में रहना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन करना बहुत फास्ट होगा बेटा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा रेट कांस्टेंट रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड कंसंट्रेशन। जो मैंने पूछा है पीयूष वही पूछेगा। अब आपसे सेकंड पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, तो आप अगर इस इक्वेशन को देखें x इज इक्वल टू के टी, तो आप क्या बोलेंगे x बाई टी इज इक्वल टू के। यानी इसी से हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे, x इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो आप बोलेंगे इक्वल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, इक्वल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टाइम इंटरवल। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा कि इक्वल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर आप t को सेम रखोगे तो x भी सेम आएगा, अगर आप t को सेम रखोगे तो x भी सेम आएगा। और ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो ऐसे बताया था बेटा कि अगर कंसंट्रेशन 100 से 90 जाने में टाइम t लगा तो 90 से 80 जाने में भी टाइम t लगेगा, लेकिन 80 से 50 जाने में टाइम 3t लगेगा और 50 से 0 जाने में टाइम 5t लगेगा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इक्वल टाइम इंटरवल में बेटा इक्वल कंसंट्रेशन घटता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल कंसंट्रेशन घटेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से लिखिए ये दोनों फीचर्स। एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, लेकिन एनसीईआरटी चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ना। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो एक बार जस्ट अपने बोर्ड के लिए भी, बोर्ड भी देना है आपको, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें एक पूरा समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में दी क्या चीजें हैं या वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो सेकंड फीचर ध्यान रखिएगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल कंसंट्रेशन, हाँ बेटा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल कंसंट्रेशन घटेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो है टी एक्स परसेंट। अब इसका पहले मतलब समझना। टी एक्स परसेंट का मतलब होता है टाइम इन विच रिएक्शन इज एक्स परसेंट कंप्लीटेड। टाइम इन विच रिएक्शन इज एक्स परसेंट कंप्लीटेड बेटा, इसको बोलते हैं टी एक्स परसेंट। कितने टाइम में एक्स परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसे बोला जाता है टी एक्स परसेंट। इसी तरीके से टी 50% का मतलब हुआ टाइम इन विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीट, और इसी को बोला जाता है हाफ लाइफ, और इसी को डिनोट करते हैं टी हाफ से भी। इसी को डिनोट करते हैं टी हाफ से भी। तो अब हम कभी भी आपको हाफ लाइफ वाला या टी एक्स परसेंट वाला एक्सप्रेशन निकालना है तो आप पहले इक्वेशन लिख लो जो आपके पास है, मैंने जो याद करने बोला, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अब जरा सा सोचो इस इक्वेशन में, अब जरा सा सोचने की कोशिश करिए। क्या सोचें? तो हम ये सोचें कि अगर टी एक्स परसेंट है तो सी टी, आप बताइए कितना बचा होगा। अगर टी एक्स परसेंट लेते हो तो रिएक्शन एक्स परसेंट कंप्लीट ना हुआ बेटा, तो 100% में से एक्स कंज्यूम हुआ होगा, तो बचा कितना होगा? 100 माइनस एक्स बाई 100% है किसका? सी नॉट का। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। क्या आप सी टी को 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू सी नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर एक्स परसेंट कंप्लीट हुआ मतलब एक्स परसेंट कंज्यूम हुआ होगा, तो एक्स परसेंट कंज्यूम हुआ तो बचा हुआ परसेंट होगा 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू सी नॉट से सी टी लिखा जा सकता है कि नहीं बेटा? जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो अब देखिए कितना आसान हो गया कि आप इस इक्वेशन में टी एक्स परसेंट को अगर लिखते हैं तो टी एक्स परसेंट विल बी सी नॉट माइनस सी टी बाई के, यानी होगा सी नॉट माइनस 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू सी नॉट बाई के। अब सॉल्व करके निकालोगे तो टी एक्स परसेंट का जो एक्सप्रेशन आएगा बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो टी एक्स परसेंट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा टी एक्स परसेंट इज इक्वल टू एक्स सी नॉट बाय 100 के। ये याद रखना है, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे निकाला ये समझ में आया क्या? कैसे निकाला बेटा ये समझ में आया क्या? 100 सी नॉट माइनस 100 सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो देख लीजिएगा वही आएगा। जल्दी से लिखो बेटा इसको और थम्स अप से रिप्लाई करिए। जल्दी से लिख लीजिए। सबने लिख लिया है क्या? ये जल्दी से इसको लिख लो और थम्स अप से रिप्लाई करो।
क्या बोल रहे हो बेटा? कोई भी? वरदान क्या बोल रहे हो बेटा? पचास परसेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसका हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ये बोलोगे रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ मतलब रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हुआ। तो रिएक्टेंट अगर 1 ग्राम लिया था आपने तो रिएक्शन 50% कब बोलोगे कंप्लीट हुआ? जब रिएक्टेंट का 1 ग्राम से आधा ग्राम हुआ, यानी रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हुआ। ठीक है बेटा, तो अब ये आ गया आपके पास Tx%। अब बताओ इसी में T50% अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा 50 इंटू C0/100 के, यानी 50 और ये कैंसिल होके 2, तो C0/2 के, यानी हाफ लाइफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life is directly proportional to initial concentration. Half life is directly proportional to initial concentration. जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लें और ये भी अब याद रखें दिमाग में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूं ये समझ लेना, यही पॉइंट्स जो हैं आपके क्वेश्चंस करने में इंपॉर्टेंट है। अब जरा सा इसका मतलब समझो। इसका मतलब है कि अगर 100 से 50 जाने में समय लगा T, तो 50 से 25 जाने में आप बताइए समय क्या लगेगा? अगर 100 से 50 जाने में टाइम T लगा तो तुम जान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप बताइए कि 100 से 50 में इनिशियल कितना था? 100। अब 50 से 25 में इनिशियल कितना है? 50। यानी टाइम जो लग रहा था 100 के लिए वो 50 के लिए आधा होगा, तो यहां हाफ लाइफ हो जाएगा T/2। 25 से 12.5 आने में हाफ लाइफ हो जाएगा T/2 की पावर 2। 12.5 से 6.25 आने में टाइम हो जाएगा T/2 की पावर 3। 6.25 से 3.125 आने में हो जाएगा T की टाइम हो जाएगा T/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये समझते जाओ कि इसका मतलब यही है बेटा कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हुआ तो हाफ लाइफ भी आधा हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन चौथाई हुआ तो हाफ लाइफ भी चौथाई हुआ। समझ रहे हैं बात को? लिख लो इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बता रहा हूं क्वेश्चंस करने के लिए बेटा, फिर से बोल रहा हूं यही इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप दिमाग में रखते हो तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे। अब ये तो मैंने 100 के टर्म्स में लिखा, ये लिख लिया सबने? आगे बढ़े क्या? जल्दी से बताओ बेटा, ये सबने लिख लिया है क्या? वेरी गुड इवनिंग शमीम। सब लोग लिखें बेटा प्लीज, जल्दी से सब लोग लिखें। लिख लिया? चलो, तो अब देखो इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि C0 से C0/2 जाने में टाइम लगा T, C0/2 से C0/2 की पावर 2 जाने में टाइम लगेगा T/2, C0/2 की पावर 2 से C0/2 की पावर 3 में टाइम जो लगेगा वो है T की पावर 2/2, 2 की पावर 2। यहां से C0 बाई मतलब आधा करते जा रहा हूं, जो टाइम लगेगा वो है 2 की पावर T/2 की पावर 3। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, Tx% या T50%।
T(x%) या T50% तक वाला पॉइंट अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट फीचर पे चलेंगे। तो चौथा है फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अगर आप कंसंट्रेशन और टाइम का रीडिंग लें, कंसंट्रेशन और टाइम का रीडिंग लें, तो जैसे मान लो अगर टाइम हम 0 रखते हैं, यहां कंसंट्रेशन C0 है, टाइम t रखते हैं, यहां पे कंसंट्रेशन C0 माइनस एक्स है, टाइम 2t रखेंगे तो तुमको पता है यहां पे C0 माइनस 2x होगा, टाइम 3t रखेंगे तो आपको पता है यहां पे C0 माइनस 3x होगा। अब तुम बताओ कि जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम इंटरवल सेम रखते हो, इन सब में देखो टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, तो आप सब में देखिए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट x। अगर आप डिफरेंस देखें सब में तो डेल्टा जो है बेटा यहां पर x आ रहा है और यहां पर टाइम डिफरेंस t आ रहा है। यानी आप क्या बोल सकते हो, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द रीडिंग ऑफ कंसंट्रेशन फॉर इक्वल टाइम इंटरवल इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देख लो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, बोलो जल्दी से हाँ या ना, बोलो बेटा। तो अगर आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन की रीडिंग को लेंगे तो वो जो कंसंट्रेशन की रीडिंग होगी, यानी ये जो रीडिंग है C0, C0 माइनस एक्स, C0 माइनस 2x, C0 माइनस 3x, यहां पर कॉमन डिफरेंस x है, ये एपी में है और इन सब में कॉमन डिफरेंस जो है वो x के बराबर है। कोई डाउट इसमें जल्दी से बताओ बेटा। तो चौथा फीचर याद रखोगे कि फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द रीडिंग ऑफ कंसंट्रेशन फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में आपने कंसंट्रेशन का रीडिंग लिया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। जल्दी से लिखिए और थम्स अप से बताइए अगर आपने लिख लिया है तो। इन्फिनाइट तक कैसे जाएगा वर्धान, इन्फिनाइट तक कैसे जाएगा बेटा, क्यों ये डाउट आया तुम्हारे पास इन्फिनाइट? ना तो मैंने C0 बताया ना तो x बताया, कहीं ना कहीं C0 0 हो जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं C0 माइनस kx 0 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा वर्धान वाली बात ही कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट यही है कि केवल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाले जो रिएक्शंस होते हैं वही 100% कंप्लीट होते हैं, बाकी और कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। केवल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाले रिएक्शंस जो हैं दे गो फॉर 100% कंप्लीशन। तो पांचवा फीचर यही है, पांचवा फीचर यही है, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस will go for 100% completion। और T 100% जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए होता है T0/K। लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। तो ये हमारा जो भी क्वेश्चन बोर्ड में मेंस में पूछा जाए वो तो हो गया, तो लेकिन अब मैं थोड़ा एडवांस वाला भी पढ़ाऊंगा क्योंकि मजा तो आता है बेटा उसमें भी। आप घबराइएगा नहीं, बस आप इतना अगर कर लेते हो तो 99% आपके काइनेटिक्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आप बोलो, आप चाहते हो क्या कि मैं वो भी बताऊं या मैं इतना ही बता के छोड़ दूं? क्या बेटा बताओ जल्दी से, जैसा बोलोगे आप वैसा ही करूंगा मैं।
इतने तक में ये मैं बता सकता हूं कि आप मेंस के बोर्ड के सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो देखो, मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लो। देखो, ज्यादा सोचोगे तो ये सारी चीजें कम लगने लगेंगी बेटा। तो वो खाली देखो कि कैसे करते हैं, उसमें ज्यादा अपने आप को ये मत समझना कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। आपको इतना तक करना है, इससे क्वेश्चन देख लीजिएगा जाकर के, सारे बन जाएंगे जो बताया मैंने। अब आप देखो जरा सा, छठा फीचर अगर हम देखें तो सिक्स्थ हम देखते हैं, हमने सिंपल रिएक्शन देखा था। अब अगर ऐसे रिएक्शन दे दे 3A से प्रोडक्ट और बोले रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, तो अब आप बताइए मुझे, अगर इसका शुरू में कंसंट्रेशन C0 है और ये CT है, तो अब आप बताइए मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा। अब आप बताइए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा। तो एक चीज बस ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो सिमिलर ही होगा। हाँ लिख सकते हो पीयूष, तुम्हारे कंफ्यूजन ऐसे क्यों होते हैं बेटा? आप चीजों को चूज करिएगा तो वैसे ही लिखिएगा ना, आप ऐसे थोड़ी है आधा इंग्लिश आधा हिंदी लिखने लगोगे तो दिक्कत है। पूरा हिंदी लिखो या पूरा इंग्लिश लिखो, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम आप चूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पे, तो ऐसे केसेस में जब अगर आप देखें तो हमने जो केस कंसीडर किया था, हमने एक सिंपल सा लिया था ए से प्रोडक्ट। यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं था ए का, यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं था ए का, और यहां पर जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था वो आया था Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT, ये आया था। अब मैंने यहां चेंज क्या किया, तो मैंने यहां पे चेंज किया कि अब इसकी स्टोइकियोमेट्री मैंने 3 कर दी। तो अब एक चीज ध्यान रख लो, सारे इस टाइप के क्वेश्चंस को बना लोगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जिसका भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा है उसी का रेट कांस्टेंट लेना होगा, उसी का रेट कांस्टेंट लेना होगा। अब याद करो, मैंने के रिएक्शन और के स्पीशीज बताया था, कुछ याद आ रहा है? के रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू के स्पीशीज होता है, याद आ रहा है क्या बेटा? इसी समय के लिए बताया था मैंने कि आप उसका इस्तेमाल इंटीग्रेटेड रेट लॉ में करो, इसीलिए बताया था ये बात कि आप उसका इस्तेमाल इंटीग्रेटेड रेट लॉ में करो। तो अब ये जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। अब जब तुम लिखोगे Ct इज इक्वल टू C0 माइनस, तो यहां पे आपको रेट कांस्टेंट Ka का लेना पड़ेगा। क्या लिखा है? यही तो लिखा है ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जिनका भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा है उसी का रेट कांस्टेंट लेना होगा। तो यहां पर Kt नहीं होगा बेटा, Kat होगा। और Ka निकालने के लिए आप क्या करोगे? स्टोइकियोमेट्री ऑफ A इनटू K रिएक्शन 3K, यानी यहां पे इक्वेशन होगा C0 माइनस 3Kt। क्या कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बताओ, अरे बोलो भैया। और यहां पर ही अगर आप x लिखते हो तो x होगा 3Kt के बराबर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। जल्दी से बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? तो इक्वेशन वैसा ही है, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT ही है, लेकिन अब वो जो K है स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाए, तुरंत देखना 1 नहीं है क्या? 1 नहीं है तो दिमाग लगाओ, यहां पर आपको Ka यूज करना है, यानी K रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना होगा। लिख लिया सबने? चलो अब चलते हैं छठे पे, सातवें पे, सॉरी सातवां है अपने पास, सातवां है अपने पास
अगर मान लो ऐसा रिएक्शन दे दे 2A प्लस 3B गिव्स यू प्रोडक्ट, और बोले इसका रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर 0। अब यहां पे तुम्हें A का कंसेंट्रेशन एनी टाइम T पे लिखना है और B का कंसेंट्रेशन एनी टाइम T पे लिखना है, और दोनों का मान लो शुरुआत में दिया है A0 और इसका दिया है B0। लिखने की कोशिश करिए जल्दी से, जल्दी से अब लिखो, यही सिखा रहा हूं, फटाफट लिखना है अपने को, फटाफट लिखना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम लगा मतलब सीखने में का कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भैया बताइए कितने लोगों ने लिखा। देखो अब इक्वेशन तो ऐसा ही होना है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अब ये के स्पीशी कर दो, के स्पीशी इंटू टी। बस कितना आसान सा चीज बता रहा हूं बेटा, फिर भी आप लोग नहीं लिख रहे हो, फिर भी आप लोग नहीं लिख रहे हो। तो ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के ए इंटू टी, यानी ये हो जाएगा ए नॉट माइनस 2 के टी। बी टी विल बी इक्वल टू बी नॉट माइनस के बी इंटू टी, तो ये हो जाएगा बी नॉट माइनस 3 इंटू के 3 के टी। कोई डाउट इसमें? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। देखो बेटा मैं डायरेक्टली लिखना सिखा रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो हम बहुत सारा टाइम इन्हीं सब चीजों को सोचने में लगा देते हैं। तो अगर यहां पे फोकस करोगे तो क्वेश्चंस में बहुत मजा आएगा जब ये चीजें अप्लाई करोगे कि वाह मेरा समय बहुत बच गया। तो कृपया करके इसको दिमाग में बैठाएं, अगर समस्या लगता है तो कृपया करके बताएं। अगर इसमें समस्या लगता है तो मुझे बताएं। मैं बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूं, इसमें के स्पीशी यूज करना है। के स्पीशी मैंने आपको बताया स्टोइक्योमेट्री इनटू के रिएक्शन होता है, और जब भी रेट लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना ये के रिएक्शन होगा। अगर रेट इज इक्वल टू लिखा है तो हमेशा वो के रिएक्शन होगा। हां अगर ऐसे देता माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0 बी की पावर 0, तो आप ध्यान रखेंगे ये के डैश जो है इज नॉट इक्वल टू के रिएक्शन। ये के रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है, यानी के डैश जो है वो के ए के बराबर होगा। ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखोगे। तो अगर रेट दिया है तो वो हमेशा ही के रिएक्शन है, और जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे तो वहां के रिएक्शन नहीं बेटा के स्पीशी आएगा, और के स्पीशी के रिएक्शन से बड़े आसानी से निकाल सकते हो स्टोइक्योमेट्री से मल्टीप्लाई करके। अब यहां पे बेटा एक चीज आपको देखना है, चलो विवेक बाद में देख लेना इसको, अभी टेंशन मत लो। अगला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग more than one reactant, वो रिएक्शंस बेटा जिनमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट, तो जैसे हमने ये लिया था 2A प्लस 3B गिव्स यू प्रोडक्ट। अब यहां पे T हाफ A आप निकालेंगे तो वो होगा ए नॉट बाई 2 के ए, यानी वो हो जाएगा ए नॉट बाई 4 के। बोलो जल्दी से बेटा होगा क्या? अब वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो फॉर्मूला बोला है याद करने के लिए, और टी हाफ बी निकालेंगे तो वो हो जाएगा बी नॉट बाई 2 के बी, यानी बी नॉट बाई 6 के हो जाएगा। बोलो
जल्दी से बोलो हाँ या ना। अगर याद हो कॉमनली रिएक्शंस के लिए टी हाफ क्या लिखते थे, जो सबसे सिंपल वाला था C0/2K, बस वही यूज कर रहा हूं बेटा, वही यूज कर रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं कर रहा। आप बताइए, अब मुझे जो पूछना है वो ये पूछना है, क्या पूछना है कि भाई साहब अगर मैं इस रिएक्शन का टी हाफ रिएक्शन बोलूं क्या होगा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब एक बात बताओ, यहां पर दो रिएक्टेंट है, हो सकता है जिस टाइम में ए आधा हो रहा है उस टाइम में बी आधा ना हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर तुम्हें हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है ऐसे केसेस में बेटा, तो आप बताइए क्या होना चाहिए कंडीशन, ये दोनों हाफ लाइफ अलग अलग होने चाहिए या ये दोनों हाफ लाइफ सेम होने चाहिए, बोलो। अगर मुझे इस रिएक्शन का हाफ लाइफ डिफाइन करना है तो आप मुझे बताइए कि दोनों रिएक्टेंट के हाफ लाइफ सेम होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो किसका हाफ लाइफ बोलोगे, दोनों एक ही टाइम पे आधे अगर हो जाते हैं तभी आप हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं, बोलिए। तो यहां पर बस यही ध्यान रखना था, फॉर टी हाफ रिएक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन टू बी डिफाइंड, टू बी डिफाइंड, टी हाफ ए should be equal to T half B, यानी A0/4K should be equal to B0/6K, that employs A0/B0 should be equal to 4/6 यानी 2/3। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया, 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो अब क्या बोलोगे, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो हाफ लाइफ रिएक्शन का कब डिफाइन होगा, जब वहां पे सभी रिएक्टेंट्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है, जब वहां पे सभी रिएक्टेंट्स का इनिशियल कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में हो। तो क्या बोलोगे, फॉर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन टू बी डिफाइंड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट should be in stoichiometric ratio, stoichiometric ratio should be in stoichiometric ratio। कोई दिक्कत बेटा, जल्दी से बताओ। तो ये सारे फीचर्स जो मैं बता रहा हूं, अब ये एडवांस वाले पार्ट बता रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं, ये सब क्वेश्चंस जो है मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। मेंस में सीधा सीधा हाफ लाइफ का फॉर्मूला होगा, उस पे बेस क्वेश्चन होगा, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आज होमवर्क भी दूंगा, तो करके देख लेना कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था ना शायद, पहले बोलो तो, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या, हाँ बेटा, क्या होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क क्या दिया था, जल्दी से बताओ, होमवर्क जल्दी से बताओ भैया, क्या दिया था। अब देखो होमवर्क अपन कल कल चलो मैं एक बार देख लूंगा, कल डिस्कस कर लूंगा। पीयूष तुम बड़ा वो हो, बातें बनाने में तुम मास्टर पीस हो एकदम, मास्टरों से आगे। पीयूष द स्टूडेंट, टॉपिक वाइज में 1 से 25 दिया था। चलो मैं कल डिस्कस करूंगा, कल कंप्लीट करके लाइएगा सब लोग, ठीक है, कल मैं डिस्कस करूंगा, कल कंप्लीट करके लाइएगा। यहां तक लिख लिया सबने, अरे भैया बोलो यहां तक लिख लिया क्या। अब देखो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो जनरली क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं जनरली, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमारा दायित्व बनता है कि एनसीईआरटी की बातों को हम नजरअंदाज ना करें, क्योंकि
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बचा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो कंप्लीट हो गया था भाई दीपांशु, बचा क्या है उसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जेई वाला एक पार्ट डल जाएगा और यूट्यूब पे ही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो हो गया था दीपांशु। चलो, अब ये कुछ रिएक्शंस हैं बेटा। तो जनरली डिकॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल, मतलब कोई गैस अगर टूट रहा है, डिकम्पोज करने का मतलब वो टूट रहा है। अगर कोई गैस मेटल सरफेस पे चिपकने के बाद टूटना चालू कर दे तो वो टूट रहा है। जैसे अमोनिया टूट रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, HI टूट रहा है हाइड्रोजन आयोडीन में, PH3 टूट रहा है फास्फोरस और हाइड्रोजन में। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो मेटल सरफेस पे अगर हाई कंसंट्रेशन रखो, किसका? इनका। अगर हाई कंसंट्रेशन रखोगे इनका तो ये कैसा काइनेटिक्स फॉलो करते हैं बेटा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जस्ट फॉर एग्जांपल लिख लो, जस्ट फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, इसको उल्टा लिख लेना। यहां पर निकल, यहां पर गोल्ड, यहां पर प्लैटिनम, यहां पर HNu, ये क्या है? कैटलिस्ट। ये क्या है? कैटलिस्ट। हाँ हाँ वर्धान, जो अभी बता रहा हूं जीरो ऑर्डर के लिए बेटा। तो आपको मेनली देखो दो ही ऑर्डर मेनली पढ़ना है, जीरो और फर्स्ट। इसी के ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के। बाकी तो सेकंड और थर्ड भी अपन लिख लेंगे, सेकंड लिखेंगे, थर्ड तो लिखेंगे भी नहीं। लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस बनने हैं वो केवल दो ही काइनेटिक्स पे आते हैं, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है? अच्छा पीयूष डल गया है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। अंग्रेजी में ना खोएं, फिर से बोल रहा हूं। तो लेट डिकॉम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 into ClO2 and O2 बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ एट पर्टिकुलर टाइम, ये दिया हुआ है तुम्हें। अब तुम बोलोगे कि सर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया है, तो बेटा यहां बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं दिया है, रेट ऑफ कंजम्पशन दिया है। देख लो Cl2O7 का रेट ऑफ कंजम्पशन बताया है, तो यहां आप अपने मन से बैलेंस कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखें। तो यहां अगर मैं रिएक्शन को लिखूं इस तरीके से, 2Cl2O7 गिव्स यू 2Cl2 प्लस 7O2, या हम लिख सकते हैं, तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस DCl2O7 बाई dt अपॉन स्टोइक्योमेट्री करेंगे बेटा, तो स्टोइक्योमेट्री इसका 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2O7 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू K रिएक्शन। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो बेटा यार, लिख सकते हो कि नहीं है, जल्दी से बोलो। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अच्छा बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने बैलेंस्ड यहां जरूरी नहीं था, लेकिन यहां पे रिएक्शन इन्होंने अलग लिखा है, मैंने अलग लिख दिया था। Cl2O7 गिव्स यू 2ClO2 प्लस 3/2O2। अब आप लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो होगा माइनस DCl2O7 बाई dt अपॉन स्टोइक्योमेट्री 1, यानी ये हो जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन की पावर 0, यानी ये आ जाएगा 50 mmHg पर सेकेंड। बोलो भैया जल्दी से बोलो, होगा कि नहीं? अब ये K रिएक्शन आ गया, K रिएक्शन। अब तुम बताओ KO2 जो है वो होगा dO2 बाई dt, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 किसके बराबर आएगा? KO2, यानी वो होगा स्टोइक्योमेट्री ऑफ O2 इंटू K रिएक्शन, यानी 50, यानी 75 mmHg पर सेकेंड। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या ए में? देख लो कितना फास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं,
आपको यही दिखाना चाह रहा हूं मैं कि कितना फास्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। लोग बोलते हैं टाइम बहुत लगता है, मैं आपको बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, टाइम अगर आप सही तरीके से सोचना चालू कर दे, सही तरीके से पढ़ाई करें, तो टाइम बहुत बचता है, बहुत ज्यादा टाइम बचाया जा सकता है। कोई डाउट है क्या इसमें, जल्दी से बताओ। अब बोल रहा है टी हाफ फॉर रिएक्शन, तो आप टी हाफ लिखोगे तो टी हाफ विल बी इक्वल टू सी नॉट बाई 2k। तो यहां पे हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन यानी 600 बाई 2k यानी 2 इंटू 50, यानी ये आ जाएगा 100 से कैंसिल हो गया 6 सेकंड, 6 सेकंड्स। जल्दी से बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें बेटा? देख लो, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, काइनेटिक्स सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला देखिए, आंसर बताइए, फॉर्मूला देखिए, आंसर बताइए। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। अब क्लियर है? चलो,